Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 19 जुलाई 2025 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स यहाँ पर एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कल ये सेशन अपलोड नहीं हो पाया था तो आज दोनों दिनों का कंटेंट मर्ज करके एक साथ डिस्कशन होने वाला है। मतलब ओवरऑल आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो रोजाना सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है। तो कौन कौन आज समय पर उठ चुका है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करना। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इस सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी में पब्लिश होते हैं उनको एक ही जगह पे कंपाइल करके आपको पढ़ाया जाता है। एक शानदार सा पीडीएफ आपको ये नज़र आएगा। हर एक पॉसिबल फोटोज़, जितने भी रेलिवेंट चीज़ें हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, सर ये पीडीएफ हमको मिलेगा कहाँ पर? पीडीएफ लेना है तो आपको फटाफट जाना है टेलीग्राम पर जाके वहां पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वहां से डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को आप सभी लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और आज का सबसे पहला आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी काम का है। हम बात करने वाले हैं कि एक गैको की जो स्पीशी है वो खोजी गई है। गैको मतलब एक छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है, डिस्कवरी हुई है। कई बार ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी स्पीशी की डिस्कवरी होती है तो वो आर्टिकल्स हमारे लिए किस पर्पस से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैटर क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो प्रजाति है इसका नाम है सिनेमैस्पिस ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा। अब ब्रह्मपुत्रा लगा है तो बेसिकली असम में इस प्रजाति को डिस्कवर किया गया है। तो लोकेशन याद रखिए, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। ब्रह्मपुत्रा नदी से ही ये नाम लिया गया और आगे इसका सिनेमैसिस नाम रखा गया है। ठीक है, तो नई डिस्कवर्ड स्पीशी है जो बेसिकली असम से खोजी गई है। इसका आधा नाम ब्रह्मपुत्रा नदी पे रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो स्पीशी है ये एक डायर्नल गैको है, यानी ऐसी छिपकली जो डायर्नल है। डायर्नल की जब हम बात करते हैं तो मतलब दिन में एक्टिव रहती है। और दूसरे जो एनिमल की प्रजातियां होती हैं वो नॉक्टर्नल होती हैं। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में एक्टिव होते हैं, डायर्नल मतलब दिन में जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये डायर्नल स्पीशी है, याद रखिएगा। जो ये सिनेमैसिस वर्ड है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिनेमैसिस नाम की बहुत सारी और भी स्पीशीज़ पहले पाई गई हैं। ठीक है, असम में ही डिस्कवरी हुई है तो उसी प्रजाति से मिलती जुलती ये भी नई वाली प्रजाति भी देखने को मिलेगी। कैसी दिखाई पड़ती है? तो फोटो आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है, इसी वाली हम छिपकली की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे खोजी गई है हमने डिस्कस करा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी भी नहीं पता है सर। तो एग्जैक्ट लोकेशन है दोस्तों एक मंदिर है, नाम है दुर्गेश्वरी मंदिर। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के नदन बैंक पर प्रेजेंट है, यानी इसी नदी के किनारे प्रेजेंट है गुवाहाटी में। तो दोस्तों यहीं पर ये जो छिपकली है इसको खोजा गया है। और जब मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी की तो आप लोग यहाँ पर ये फोटो देखोगे, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अदरवाइज ऊपर अगर आप तिब्बत में ये नदी देखोगे तो ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ये नदी बहती है। इसको हम सैंगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में। फिर उसके बाद में ये नदी इस तरीके से एक मोड़ लेती है और इस मोड़ को ग्रेट बैंड बोला जाता है, याद रखिएगा। और इस ग्रेट बैंड के बाद में जो ये नदी है ये सीधा भारत में एंटर करती है। आपसे क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री होती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री जब होती है तो उसको सियांग बोलते हैं। फिर आगे बहते हुए दोस्तों यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। और ये ब्रह्मपुत्रा इस तरीके से होते हुए असम से होते हुए मेघालय से होते हुए बांग्लादेश को क्रॉस करके आगे बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो असम वाला जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन असम के पूरे स्टेट को यहाँ पर ये कवर कर रही है, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट को कवर कर रही है। मेघालय के बॉर्डर से भी ये जो नदी है वो गुजरती है, जो अभी हमने डिस्कशन किया। तो ये बात हो गई नदी की। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहले भी एक छिपकली की प्रजाति मिल चुकी है, उसका नाम है सिनेमैस्पिस एसेमेनिस। तो असम में ये भी पाई गई थी तो असमनीज रख दिया गया था। अभी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मिली है तो सिनेमैसिस ब्रह्मपुत्रा रख दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी बार मिलते जुलते जो स्पीशीज़ हैं इसको लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। सवाल यह है कि सर ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये चर्चाएं क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? मैंने बोला ना ये टॉपिक एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रीज़न यहाँ पर यह है कि जब आप दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपने देखा इतिहास में ये पूरा का पूरा एक ज़मीन हुआ करता था। बीच बीच में टेक्टोनिक प्लेट्स, यहाँ पर ये जो ज़मीन है इनका कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होते होते दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। आज हम देख पाएंगे पृथ्वी के नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इंडियन प्लेट की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा इंडियन प्लेट वाला रीजन देखने को मिल जाता है जो आपको ये नज़र आएगा।
ऊपर यूरेशियन प्लेट है। तो इंडिया जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये पहले इस जगह पे हुआ करता था, इस हिस्से से ये टूटा है। टूटने के बाद में दोस्तों ये ऊपर शिफ्ट हो गया। जब ये शिफ्ट हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, जब टकराया तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बन गए, जिसको आज हम लोग हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं, है ना। उसके अलावा ये मेडागास्कर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये पहले यहाँ था, ये भी टूटा, ये अलग हो गया। तो इंडियन प्लेट की बात करेंगे दोस्तों, तो इंडियन प्लेट में एक और कंट्री प्रेजेंट है, श्रीलंका। ठीक है, तो ये बेसिकली बताया जा रहा है जो छिपकली की प्रजाति है ये श्रीलंका में भी पाई जाती है। तो अभी तक तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन ये थी, सिनेमेसिस ग्रुप वाली जितनी भी छिपकलियां होती हैं ये सारी की सारी केवल और केवल श्रीलंका तक सीमित थी, श्रीलंका के बाहर नहीं मिलती थी। लेकिन अब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये प्रजाति पाई जा रही है, क्योंकि पहली प्रजाति असम में पाई गई 2020 में, और अभी 2025 में ये ब्रह्मपुत्रा वाली ये भी असम में ही पाई गई है। ठीक है, जो पहले वाली है वो असमनीज वाली प्रजाति है, ये वाली ब्रह्मपुत्रा प्रजाति है। दोनों के दोनों यहाँ पर खोजी गई है, जो एक समय पर केवल श्रीलंका में पाई जाती थी। तो ये दर्शाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, किस तरीके से यहाँ पर एक प्लेट पे जो दो कंट्रीज प्रेजेंट हैं, इन दोनों देशों में कैसे इतिहास में एक फॉनल एक्सचेंज हुआ है, कैसे जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो इधर से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुँची हैं। समझ रहे हैं? तो एक लिंक दर्शाता है श्रीलंका के बीच में और भारत के पेनिनसुलर इंडिया के बीच में, भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में। तो इसलिए भी यहाँ पर ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो प्रजाति मिली है अब की बार, इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बाकी सारे जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, क्लेड क्या है बेसिकली, इन प्रजातियों के ग्रुप की जो हम बात करते हैं इसको क्लेड बोलते हैं। तो इसके अलावा देखोगे तो ये वाली जो ब्रह्मपुत्रा वाली प्रजाति है इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, बॉडी के ऊपर में छोटे छोटे कांटे से आपको इसके नज़र आते हैं। उसके अलावा ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है ना। तो कोई ज़्यादा इस वाली गैको की प्रजाति पे बम्प वगैरह नहीं देखने को मिलेगा जो खोजी गई है। बम्प क्या होता है, जिसको बोलते हैं टबरकल्स। ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इस वाले की हम बात कर रहे हैं। तो ये गैको की स्पीशी हो गई, इसकी लेबलिंग हो गई कि हाँ इसके बॉडी के ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब ये हमारे लिए इतना काम का है नहीं, तो प्रजाति के नाम और डिस्कवरी का जो लोकेशन है वो आपको बस खाली याद रखना है। अब जैसे मैंने बताया, पुरानी वाली स्पीशी और नई वाली स्पीशी में चाहो तो एक छोटा सा कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। जैसे जो पुरानी वाली स्पीशी है असमनीज, ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे ही मिली थी, बिल्कुल साउथ बैंक पर। अब की बार वाली जो प्रजाति है नॉर्थ बैंक पर मिली है। जेनेटिक्स देखोगे तो जेनेटिक्स दोनों के अलग अलग हैं बिल्कुल। साइज़ के हिसाब की बात करेंगे तो असमनीज का छोटा साइज़ था, और अभी तक सिनेमेसिस ग्रुप वाले में जो जितनी भी छिपकलियाँ होती हैं उसमें से एक बड़ा साइज़ यही है ब्रह्मपुत्रा का, जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया। इसका डिस्कवरी ईयर 2025 है। ठीक है, इसको 2024 को हटा लीजिएगा, ये बेसिकली 2025 होना चाहिए। उसके अलावा जो ये असमनीज वाली स्पीशी है ये साल 2000 में मिली है, 2000 में, 2020 नहीं 2000 में मिली है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। पहला आर्टिकल दोस्तों हो गया समाप्त, बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया क्या क्या हमें याद रखना है। सेकंड न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। सेकंड न्यूज़ आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक आता है, हमारा टेक्नोलॉजी का टॉपिक आता है, साइंस का टॉपिक आता है, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, विच इज़ मैगलेव टेक्नोलॉजी। आपने थंबनेल में देखा, थंबनेल में हम लोग यहाँ पर एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी ट्रेन जो प्लेन से भी ज़्यादा तेज़ चल सकती है, जेट से भी ज़्यादा तेज़ चल सकती है। कहोगे प्लेन से ज़्यादा तेज़? हाँ, तो दोस्तों वो जो ट्रेन चलती है वो इसी मैगलेव टेक्नोलॉजी के आधार पर चलती है। ये टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स ऑलरेडी जापान में प्रेजेंट है। चाइना ने हाल ही में दोस्तों एक ये मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किया है, इसको दिखाया है, दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, जिस वजह से दोस्तों ये अभी चर्चाओं में है, यानी न्यूज़ में रहने का कारण यही है क्योंकि चाइना ने रिसेंटली अनवील किया है अपनी एक मैगलेव ट्रेन को, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। फास्ट मतलब मैंने आपको बताया प्लेन से भी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी है वो एग्जैक्टली है क्या, या वो एग्जैक्टली काम कैसे करती है, ये हमारा बेसिक पर्पज़ है जानने के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मैगलेव टेक्नोलॉजी, या इसको हम फुल फॉर्म में मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं, ये एक एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें जो ट्रेन है ना, ट्रेन में कोई टायर नहीं लगे हैं। जैसे नॉर्मल ट्रेन आप देख पाओगे जो इंडिया में चल रही हैं, उसमें एक पहिया लगा हुआ होता है, व्हील्स लगे हुए होते हैं, और वो व्हील्स ट्रैक के ऊपर में चल रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं। ऐसा ये ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन दोस्तों तैर रही होती है हवा में। हवा में तैर रही होती है तो कोई फोर्स या फ्रिक्शन से आप कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती नहीं है। तो चीज़ों को अगर आप हवा में तैराओगे तो बहुत आराम से ढकेल सकते हो, आराम से यहाँ पर वो फ्लो कर सकता है, इसलिए इसकी स्पीड भी तेज़ हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई नॉइस नहीं है। नहीं तो फिर अगर गाड़ी चलती है दोस्तों, तो उसमें एक फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन लगने की वजह से वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती नहीं है। तो नॉर्मल ट्रेन्स के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब इसमें होता क्या है, ये लेविटेशन मतलब है क्या? लेविटेशन मतलब ये होता है, मैग्नेटिक मतलब तो समझ गए दोस्तों हम लोग कि हाँ, मैग्नेट का यूज़ हो रहा है, चुंबक का इस्तेमाल हो रहा है। लेविटेशन क्या है? लेविटेशन मतलब इसमें कोई भी पहिए नहीं है, व्हील्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ट्रेन जो है बहुत तेज़ी से चलेगी, आराम से तैरेगी। तेज़ चलेगी नहीं, ये तैरेगी, फ्लोट करेगी, लिटरली ये फ्लोटिंग ट्रेन है। अब ये फ्लोटिंग ट्रेन काम कैसे करती हैं? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? देखो सुनो। जो मैग्लेव ट्रेन्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करती हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आधार पे ट्रेन जो है ये हवा में तैर रही होती है। हवा में मतलब बहुत ऊपर तैर नहीं रही है, इसका एक ट्रैक बना रखा है, उसी ट्रैक में, उसी दायरे में ये तैरती हुई नजर आएगी, फ्लोट करती हुई नजर आएगी। एक स्पेशल ट्रैक बनाना होता है इसके लिए, वो स्पेशल ट्रैक बिल्कुल अलग होता है। आप इस वाली जो हमारे देश में जो पटरियां हैं जिस पे ये नॉर्मल रेल चल रही हैं, इस वाली पटरी पे ये ट्रेन नहीं चलेगी। इसके लिए अलग से पूरा एक स्पेशल ट्रैक बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके आधार पे ही ये पूरा लेविटेशन टेक्नोलॉजी काम करता है। सर ये काम कैसे करता है अभी भी समझ में नहीं आया। आओ मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हाउ मैग्लेव टेक्नोलॉजी वर्क्स। एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। पहले आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मेरे पास में एक फोटो है शानदार सा, ये आपको दिख रहा होगा। आप क्या करेंगे, दो मैग्नेट लो। आपको इस सभी को पता है, हम लोग पहले बचपन में करे हुए हैं, छोटी छोटी मैग्नेट्स होती हैं, तो मैग्नेट्स का यूज़ करके करा भी होगा सबने। मैग्नेट में जब हम कई बार दो हिस्सों को चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वो चिपकते नहीं हैं। क्यों? एक दूसरे से दूर भाग रहे होते हैं। जब ये दूर भाग रहे होते हैं दोस्तों, तो हम उसको बोलते हैं रेपल्शन होता है। और जब दो हम उसके चुंबक के हिस्से को पलट देंगे तो वो एकदम से चिपक जाते हैं, लेकिन उल्टा कर देंगे तो चिपकते नहीं हैं। जब सीधा कर देंगे तो चिपक जाएंगे, दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? अट्रैक्शन। इसके पीछे का रीज़न है क्यों? क्योंकि जो ये मैग्नेट है इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ होता है। अब नॉर्थ और साउथ को मिलाओगे दोस्तों तो ये चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर सेम पोल्स को या नॉर्थ नॉर्थ को मिलाने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ये एक दूसरे से दूर भागता है। ये तो हमको पता है ना? तो हम लोग मैग्लेव टेक्नोलॉजी में इसी तरीके से सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होती हैं जो अभी तक की सबसे ज़्यादा ताकतवर मैग्नेट्स हैं, जो इस ट्रेन में यूज़ की जाती हैं। अब ये कैसे यूज़ की जाती हैं ये सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है। ये आपके सामने फोटो प्रेजेंट है। ये देखो, ये रही ट्रेन और ये है इसका स्पेशल ट्रैक जिसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो ये जो स्पेशल ट्रैक है, पहली बात तो सर इसको हम तैराएंगे कैसे, हवा में कैसे उठाएंगे? तो मैंने बताया कि जो ये मैग्नेट का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, याद रखिएगा ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा ताकत है इन मैग्नेट्स में। तो जो हमने ट्रैक है, नीचे जो ट्रैक था इसमें हमने मैग्नेट लगाया, और मैग्नेट का स्पेशली जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो हम लोगों ने ऊपर की साइड में दिखाया। ठीक है, और जो ट्रेन के अंदर मैग्नेट लगाई गई, इधर भी दोस्तों नॉर्थ वाला फेस नीचे कर दिया गया। और मैंने आपको बताया कि जब सेम पोल्स होंगे मैग्नेट के तो आपस में वो चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, जिसको बोलते हैं रेपेल करना। तो वो रेपल्शन यहीं पर हमको नजर आएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन नीचे ट्रैक पर चिपकेगी नहीं, ट्रैक पर गिरेगी ही नहीं। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नेट का, नीचे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज़ किया है, और ऐसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो ट्रेन को हवा में रख रही है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये आगे कैसे बढ़ेगी? आगे बढ़ने के लिए दोस्तों जो ये मैंने बताया ना, एक स्पेशल ट्रैक हमने यूज़ किया है। इस स्पेशल ट्रैक में भी हम क्या करते हैं? मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रेन के किनारे, ट्रेन के नीचे, ये सारे मैग्नेट्स का इस्तेमाल यूज़ हुआ है। तो जिससे जो ये ट्रेन है स्टेबल है, बीचों बीच में ट्रैक में हमको देखने को मिलती है। अब ट्रैक में देखने के बाद में, फॉर एग्जांपल, जो ये सामने हम लोगों ने बराबर से ट्रैक बना रखा है, इसमें भी मैग्नेट यूज़ कर रखे हैं। तो इसमें हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव वे में लगा रखा है। जैसे ये नॉर्थ नॉर्थ है तो आपस में चिपकेगा नहीं, है ना? अब ये नॉर्थ साउथ है तो दोस्तों यहाँ पर ये आपस में चिपकेगा। तो हमने इधर ये साउथ लगा दिया, फिर इधर नॉर्थ लगा दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ट्रेन है ना, ये आगे बढ़ पाएगी। ये कनेक्ट होगा इससे, ये कनेक्ट होगा इससे, ये कनेक्ट होगा इससे, ये कनेक्ट होगा इससे। तो ये सब जब कनेक्शंस बैठाएंगे तो ट्रेन जो है इसी मैग्नेटिक पावर से आगे बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है, जो आज हम ट्रेन चलाते हैं एनर्जी के माध्यम से, क्या इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? नहीं, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखिए। इसलिए दोस्तों ये जो ट्रेन है ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। समझ गए? तो जो सेम मैग्नेटिक पोल्स हैं, आपको पता है सेम मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, और एक दूसरे से दूर भागने के साथ में ट्रेन को ऊपर हवा में रखेंगे, ट्रैक से ऊपर हवा में रखेंगे। फिर हमने साइड में भी क्या करा है? ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स का यूज़ किया है, जिससे ट्रेन को आगे पुल किया जा सकेगा, आगे ये ट्रेन बढ़ सकेगी। समझ गए? तो आगे ट्रेन ये बढ़ सकेगी। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेन को रोका भी जाएगा, सामने जो नेगेटिव पोल्स हैं वो लगा के।
तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है मैगलेव ट्रेन के अंदर में। बेसिक प्रिंसिपल्स आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। लेविटेशन आपसे पूछेगा तो पता है, लेविटेशन मतलब जब मैग्नेट ट्रेन को ऊपर लिफ्ट कर देती है तो वो लेविटेशन है। ट्रैक से जब ऊपर लिफ्ट किया जाता है तो ट्रेन हमारी तैर रही होती है। ठीक है, ये समझ गए। फिर गाइडेंस की जब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो मैग्नेट जो है, मैंने आपको बताया कि ट्रेन को बिल्कुल बीचों बीच में रखता है। क्यों? क्योंकि यही मैग्नेट हम लोगों ने अपने ट्रैक में भी यूज़ कर रखा है। और ये सारे चीज़ें अच्छी तरीके से वर्क कर सकें इसलिए हम लोगों ने लीनियर मोटर का यूज़ किया है। लीनियर मोटर क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है, जिससे ट्रेन को हम ऊपर रखते हैं, साथ ही साथ में आगे पुश भी कर सकते हैं। पुल पुश दोनों यहाँ पर इस लीनियर मोटर से किया जाता है। तो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पर है। आई होप आपको ये जो मैगलेव टेक्नोलॉजी है वो समझ में आ चुका है, कैसे वर्क करता है वो भी समझ में आ चुका है। तो जो भी हमारे ट्रैक के ऊपर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट हैं, याद रखिए ये ट्रेन को लिफ्ट करती हैं। कोई भी ट्रैक और ट्रेन के बीच का कांटेक्ट नहीं हो पाता। दैट मीन्स ट्रेन जो है हवा में तैर रही होती है। तो गाइडेंस यहाँ पर क्या है? गाइडेंस ये है कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं साइड में भी लगा रखे हैं हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे ट्रेन आगे मूव कर पाती है। और इसमें एक लीनियर मोटर का यूज़ होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करना ज़रूरी है ना सर, जब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए लीनियर मोटर का यूज़ होगा, जिससे यहाँ पर ट्रेन को पुश और पुल दोनों किया जा सकता है। वो बिल्कुल हल्की है, आराम से तैरती तैरती यहाँ पर वो आगे बढ़ सकती है। कहोगे बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट लाया कौन आखिरकार? तो दोस्तों यहाँ पर इसका एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये लाया गया है रॉबर्ट गॉडर्ड एंड साथ ही साथ में एमाइल बैचलेट के थ्रू। तो ये दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। और 1984 में पहली कमर्शियल मैगलेव ट्रेन को लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, बताओ पहली मैगलेव ट्रेन कहाँ पे लॉन्च हुई थी? तो यूके के अंदर ब्रिमिंघम में ये सबसे पहली ट्रेन लॉन्च होती है। फाइनली अभी 2023 में चाइना ने सक्सेसफुल टेस्ट किया। और अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न भी चाइना है, क्योंकि चाइना ने दुनिया के सामने ये हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन को पेश किया है, जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने वाली है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इमेजिन कर रहे हैं? 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा स्पीड होने वाली है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या कुछ देश सक्सेसफुल हुए हैं इसको लागू करने में? बिल्कुल भाई। चाइना को देखोगे तो चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस मैगलेव ट्रेन को लेकर, विच इज शांघाई मैगलेव। ठीक है, जापान का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जर्मनी का प्रोजेक्ट है, साउथ कोरिया का प्रोजेक्ट है। मतलब ये 4 देश वो हैं जो ऑलरेडी ये मैगलेव ट्रेन या मैगलेव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है चाइना, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, इनमें से कौन से देश हैं जो मैगलेव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? तो चारों के चारों बिल्कुल सही होंगे। सर इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या होंगे? व्हाट आर द एडवांटेजेस? पहला एडवांटेज, स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। बुलेट ट्रेन तो बहुत पीछे रह गई, बुलेट ट्रेन से भी दुगना तिगना से स्पीड हो जाएगा। सीधा अब एयरप्लेन के साथ में कॉम्पिटिशन होने वाला है इस ट्रेन का। कोई भी इसमें व्हील्स नहीं है, ना कोई पहिए हैं, ना ही यहाँ पर इसमें कोई पंचर, ना ही कोई यहाँ पर वैसा इशू, इस गाड़ी का गिरना फिरना कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होने वाली है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। दूसरा यहाँ पर देखोगे जीरो डायरेक्ट एमिशन, इको फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इसको पावर दी जाएगी, तो कोई प्रदूषण नहीं करेगी, ना ही यहाँ पर बिजली से चलेगी। ठीक है, तो बिजली जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज़ होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। स्मूथ है, वाइब्रेशंस बहुत कम रहेंगे, शांतिपूर्वक यहाँ पर ये ट्रेन चलेगी बिना शोर करे, एनर्जी एफिशिएंट। और एनर्जी एफिशिएंट इसलिए क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई आगे से पुश नहीं कर रहा है इसको रोकने के लिए। क्योंकि नॉर्मल ट्रेन चलती है, जब ज़मीन पे चलेगी तो ज़मीन से एक फ्रिक्शन लगता है, तो ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर वेस्ट होती है। यहाँ पे कोई एनर्जी वेस्ट हो ही नहीं रही, क्योंकि चीज़ें तैर रही हैं। अब हवा में एक चीज़ है तो उसको आप हल्का सा पुश भी कर दोगे, एकदम झटके से वो आगे बढ़ जाएगी, चाहे वो कितनी भी भारी चीज़ क्यों ना हो। लेकिन उसी भारी चीज़ को ज़मीन पर रख दोगे, क्या आप उसको पुश कर पाओगे? कभी नहीं। तो यही तो यहाँ पर यूज़ किया गया इस टेक्नोलॉजी को। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर सब कुछ इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्या कोई नुकसान नहीं है? हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। तो इसमें भी चैलेंजेस या लिमिटेशंस दोनों हैं, चुनौतियां हैं हमारे सामने। कुछ कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं कि रुकावटें भी हैं जिसको हम डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है भाई, हर किसी की बस की बात नहीं है आज के समय पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, है ना। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, आपको पुराने वाले जितने भी ट्रेन है वो हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा नया ट्रैक बनाना होगा। एग्जिस्टिंग रेलवेज़ के साथ में ये वर्क नहीं कर सकता, तो आपके जो पुराने रेल ट्रैक्स वगैरह हैं दोस्तों, वो बेकार हो जाएंगे अगर आप मैगलेव की तरफ शिफ्ट होते हैं तो। वैसे मैगलेव की तरफ शिफ्ट होना बहुत मुश्किल काम है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना। उसके अलावा जो सुपर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और कुछ देश ऐसे हैं जो अभी तक यहाँ पर ये काम कर पाए हैं, वो भी सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। तो इंडिया के लिए रेलिवेंस ये है कि भारत भी आगे यूज़ कर सकता है, बट उसके लिए हमें करेंट समय पर बहुत काम करना होगा। अगर इस पर्टिकुलर स्टेज पर आना है तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, समझ गए। अभी बुलेट ट्रेन इंडिया में नहीं आई है, बुलेट ट्रेन आएगी और जापान के थ्रू यहाँ पर इंडिया में आने वाली है, जो अहमदाबाद के रूट पे चलाई जाएगी। उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स अपने पास में आई हैं, जल्दी आएगी तो, बट उसमें भी अभी टाइम लगने वाला है। तो मैगलेव ट्रेन का जो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में इम्प्लीमेंट होने में अभी बहुत समय है, समझ गए। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है मछलीपत्तनम पोर्ट के बारे में। एक बंदरगाह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पोर्ट क्या होता है? एक बंदरगाह समुद्र किनारे प्रेजेंट है, जहाज़ दुनिया भर में जाते हैं, जहाँ पे हमें व्यापार करना होता है। तो हम अपना व्यापार किससे करते हैं? ज़्यादातर व्यापार दोस्तों आज शिप्स के थ्रू होता है, जहाज़ के थ्रू होता है, ठीक है। तो हमारा सामान जाएगा समुद्र किनारे, जो बंदरगाह जो पोर्ट होता है, उस पोर्ट के पास में थोड़ा सा सामान रखा जाएगा, फिर उस पोर्ट से उस सामान को जहाज़ में चढ़ाया जाएगा, फिर जहाज़ से वो सामान एक्सपोर्ट होगा। और इसी तरीके से इंपोर्ट भी होता है। जब हम वो सामान मंगाते हैं तो पहले पोर्ट में पहुंचता है, फिर पोर्ट से आकर सीधा सप्लाई होती है कंट्री के अंदर, ठीक है। अब इतिहास में देखेंगे दोस्तों तो इंडिया के पास में बहुत सारे पोर्ट्स हैं। अब पोर्ट होगा तो दोस्तों वो समुद्र के किनारे ही बनाना पड़ेगा। तो भारत के पास में तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा है ना। इंडिया की एक ऐसी टेरिटरी है, जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये कौन सी बाउंड्री है? ये भारत का पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है। भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। यहाँ पर हमारा आज स्पेशल फोकस होने वाला है आंध्र प्रदेश के ऊपर में, क्योंकि जितने भी पोर्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे पोर्ट बहुत पुराने पोर्ट हैं। एंशिएंट और मिडेवल पोर्ट्स हैं ये दोस्तों इंडिया में, ऐतिहासिक पोर्ट्स हैं। इसको लेकर यूपीएससी में पोम्पुहर को लेकर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था, तमिलनाडु में प्रेजेंट है ये। कोरकई को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मछलीपत्तनम पोर्ट चर्चाओं में है। तो मछलीपत्तनम पोर्ट दोस्तों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में एक समय पर इतिहास में भी यहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन वो बंदरगाह पूरी तरह से फेल हो गया। अब दोबारा से एक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत, जिस वजह से वो चर्चाओं में है। ग्रीन फील्ड क्या होता है? यानी बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरू से नया पोर्ट यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो याद रखिएगा मछलीपत्तनम पोर्ट कहाँ पर डेवलप हुआ है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये रेलिवेंट होने वाला है। तो मछलीपत्तनम की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर में एक नया पोर्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है। 48% ये नया ग्रीनफील्ड पोर्ट है, मैंने आपको बताया, जो बिल्कुल स्क्रैच से थ्रू तैयार किया गया है। तो 48% के आसपास कंप्लीट हो चुका है, और ये डेवलपमेंट भारत के कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर में आता है। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में शायद आपको पता होगा क्या है। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन पर्पस यह है कि इंडिया के लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जाए। लॉजिस्टिक्स मतलब जो भारत का सामान का मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे हम लोग सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में सामान अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, वो प्रोडक्ट अपने जहाँ पर यूज़ होना है वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच सके। ये अल्टीमेट हमारा एक मेन पर्पस होता है। तो जितना जल्दी पहुंचेगा मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसलिए जल्दी पहुंच रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा तो जल्दी सामान पहुंचेगा नहीं। तो एक नया पोर्ट डेवलप हो रहा है, जिससे भारत को लॉजिस्टिक्स में ही फ़ायदा होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और ज़्यादा स्मूथली हम लोग कर पाएंगे। तो ये मछलीपत्तनम का इंपॉर्टेंस क्या है? ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। पहली चीज़, लोकेशन हम देख चुके हैं, वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, बे ऑफ बंगाल। बस जरा सा ये जो है ये बे ऑफ बंगाल ही तो है, ठीक है। और ऊपर वाला रीजन देखोगे कोरोमंडल कोस्ट भी कहलाता है। उसके अलावा ये कोस्टल सिटी है जब हम बात करते हैं कृष्णा सिटी की। और ये जो पोर्ट है ये हमारा नेशनल हाईवे के जस्ट पास में है, तो सामान आराम से रेल रोड्स के माध्यम से यहाँ पर पहुँच पाएगा। ये जो पूरा बंदरगाह है ये रेल के थ्रू भी कनेक्टेड है और रोड्स के माध्यम से भी कनेक्टेड है, समझ गए। लेकिन इतिहास में इस बंदरगाह का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने बताया ना इतिहास में भी ये मछलीपत्तनम पोर्ट हुआ करता था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये पोर्ट पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ हुआ क्या था एक्चुअली में। ये जो पोर्ट है ये एक समय पर ग्रो हुआ, और जो ग्रो होने वाला पीरियड था वो था सतवाहना पीरियड। 3rd सेंचुरी BCE की बात कर रहे हैं। तो 3rd सेंचुरी BCE में जब सतवाहना पीरियड का समय या सतवाहना एम्पायर खड़ा हुआ था, तो उसी दौरान इस पोर्ट को बनाया गया। इस पोर्ट को हम मसालिया या माइसोलोस के नाम से जब ही जानते हैं। मछलीपत्तनम आपसे पूछ लिया जाए या माइसोलोस के नाम से पूछ लिया जाए, मसालिया के नाम से पूछ लिया जाए, सारे नाम सेम है, याद रखिए। तो उस समय पर ये मेजर पोर्ट हुआ करता था। 3rd सेंचुरी BC में अगर समुद्र से व्यापार करना है तो उसके लिए भारत का एक मेन पोर्ट था ये मछलीपत्तनम।
जहाँ से हम क्या करते थे, मुस्लिन क्लॉथ, जो कॉटन का फैब्रिक है वो बेसिकली एक्सपोर्ट करते थे, बाहर बेचते थे। क्योंकि कपड़ों के मामले में इंडिया शुरू से ही बहुत रिच है, तो हम लोगों ने बहुत सारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया इसी पर्टिकुलर मछलीपट्टनम पोर्ट के थ्रू। अब क्या होता है, ये पीरियड दोस्तों समाप्त हुआ, यानी सतवाहना पीरियड समाप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों सल्तनत और साउथ इंडियन एम्पायर्स में जब हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा मछलीपट्टनम पोर्ट मोहम्मद शाह बहामनी टू के अंडर में आ जाता है 1478 में। और बाद में विजयनगर एम्पायर जब एस्टेब्लिश हुआ तो विजयनगर एम्पायर, क्योंकि विजयनगर एम्पायर इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों एम्पायर खड़ा होता है, तो फिर विजयनगर एम्पायर के अंडर में 1515 में जो स्पेशली श्री कृष्णा देवारे जी थे, इन्होंने बाद में कैप्चर कर लिया इस पोर्ट को, तो ये पोर्ट इनके पास में आया। फिर बाद में ओडिशा के किंग, गोलकोंडा के सल्तनत, कुली कुतुब शाह, ठीक है, इन सब के थ्रू धीरे धीरे करके ये जो पोर्ट है वो रूल किया गया। फाइनली जब यहाँ पर ये मुगल एम्पायर भी पूरी तरह से डिक्लाइन हुआ, तब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर एक शुरू होता है भारत के अंदर। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज़ आने शुरू हुए, ठीक है। और अंग्रेज़ में जब हम बात करते हैं तो ये मछलीपट्टनम पोर्ट एक मेन हॉटस्पॉट बन गया यूरोपियन ट्रेडर्स का, जो यूरोप से व्यापार कर रहे थे, उनकी मेन जगह बन गई। फिर पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश धीरे धीरे करके यहाँ पर भारत में एंटर होते हैं, और इन सब ने मिलकर एक ट्रेड पोस्ट बना दिया इसे। और फिर बाद में दोस्तों आती है लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनली अपनी पहली फैक्ट्री बनाई बे ऑफ बंगाल में, यहीं पर अपनी पहली फैक्ट्री बनाई 1611 में। और डच ने यहाँ पे क्या किया, मछलीपट्टनम फोर्ट बनाया, इसी के पास में किला बनाया 17वीं सेंचुरी में। फिर ये जो सिटी है ये अलग अलग टाइम में अलग अलग हाथों में जाती रही, फ्रेंच के पास, डच के बाद ब्रिटिशर्स के पास में, तो ब्रिटिशर्स के पास में पूरी तरह से इसका कंट्रोल 1759 में आ गया। बाद में देखोगे दोस्तों 1759 से जब समय आगे बढ़ा तो 1779 में एक भयंकर चक्रवात यानी साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से 20,000 लोगों की जान जाती है। जितनी भी डच फैक्ट्री वहां पर बनी हुई थी वो डच फैक्ट्री तबाह हो जाती है, इस पोर्ट का डिक्लाइन हो जाता है। ये पोर्ट बाद में डेड डॉग टाउन बन गया। इस पोर्ट पर बिल्कुल सब कुछ सन्नाटा छा गया, कुछ भी यहाँ पर ये इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा। बाद में क्या होता है दोस्तों, अब इसको रिवाइव किया जा रहा है, इस पे काम हो रहा है, कुछ यहाँ पर अल्टीमेट अलग प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर रहा है आंध्र प्रदेश। इसलिए बोला जा रहा है कि इसका मछलीपट्टनम पोर्ट का एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी है, ठीक है। अब बात आती है इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में, कल्चर के पर्पज से कितना ज़्यादा ये रेलिवेंट है। मछलीपट्टनम की बात है तो दोस्तों तो याद रखिए, कलमकारी पेंटिंग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा अपने आर्ट एंड कल्चर में, तो कलमकारी पेंटिंग्स का एक मेन सेंटर माना जाता है। जितने भी पुराने हैंड पेंटिंग हाथों से बनाते थे, ब्लॉक प्रिंट ब्लॉक बना बना के यहाँ पर इस तरीके से कलमकारी जो पेंटिंग्स है वो बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये जीआई टैग भी आज के समय पर कलमकारी पेंटिंग्स को मिला हुआ है। बाकी मछलीपट्टनम पोर्ट की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा इसके आसपास का रीजन है ना, ये मुस्लिन क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए भी फेमस था। बहुत सारा कॉटन फैब्रिक यहाँ पे प्रोड्यूस होता था और उसको पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट भी हम लोग करते थे। अब बात आती है मॉडर्न डेवलपमेंट्स की, तो मैंने बताया कि एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है। उस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है मछलीपट्टनम पोर्ट का जो एक लेगेसी है, इतिहास, उसको वापस से रिवाइव करना, वापस से जीवित करना, ठीक है। यहीं से हम लोग व्यापार भी करेंगे, फिशिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हर एक चीज़ पे काम होगा जो आने वाले समय पर भारत की ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला है। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एक छोटी सी समरी ज़रूर से आप ऐड करके रख सकते हैं। ये रही वो छोटी सी समरी, फटाफट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बातें बताई हैं उसका छोटा सा 5 पॉइंट का एनालिसिस ये भी है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जो बहुत काम का है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करने वाले हैं एक वॉल्केनो की, जो वॉल्केनो चर्चाओं में है, जिसका नाम है क्लायुशेव्स्काय वॉल्केनो। अब ये नाम ऐसा थोड़ा टिपिकल है, रशियन नेम है, क्योंकि रशिया में ही ये वॉल्केनो ज्वालामुखी प्रेजेंट है। हाल ही में यहाँ पर इरप्शन होता है, कुछ विस्फोट होता है, जिसकी वजह से ये पूरा वॉल्केनो चर्चाओं में है। क्वेश्चन नंबर 1, सर ये वॉल्केनो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये रशिया के अंदर ईस्टर्न साइड में, यानी रशिया के इस वाले हिस्से में एक पेनिनसुला पड़ता है जिसको बोलते हैं कमचटका पेनिनसुला। सर पेनिनसुला होता क्या है? पेनिनसुला एक ऐसा ज़मीन का हिस्सा जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे ये मैंने जो बनाया है ये इंडिया वाला पेनिनसुला है। इंडिया का ऐसा जो हिस्सा है, निचला हिस्सा, साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है, 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड साथ ही साथ में नीचे इंडियन ओशन। वैसे ही दोस्तों कमचटका पेनिनसुला एक और पेनिनसुला है जो रशिया का हिस्सा है, और यहीं पर ये वॉल्केनो प्रेजेंट है, जिसकी बात हमने यहाँ पर की है क्लायुशेव्स्काय वॉल्केनो, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कमचटका पेनिनसुला कहाँ पर है सर? तो ये है पहले रशिया को देख लो।
रशिया के ईस्टर्न साइड पे हमने बात की थी, तो ये रहा पैसिफिक ओशन, ठीक है। नीचे जापान है, ऊपर देखोगे ये है वो कमचटका पेनिनसुला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यह है कमचटका पेनिनसुला जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, रशिया से कनेक्टेड है। यहीं पर ये जो है ये वो वोल्केनो है जिस ज्वालामुखी हम बात कर रहे हैं, जिस ज्वालामुखी में रिसेंटली इरप्शन हुआ है, ठीक है। ये वो ज्वालामुखी किस प्रकार का है, क्योंकि वोल्केनो के अलग अलग टाइप्स होते हैं सर। ये वोल्केनो है, यह स्ट्रेटो वोल्केनो, याद रखिए। स्ट्रेटो वोल्केनो को हम कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। ये बेसिकली कोनिकल शेप में होता है, यानी कि इस तरीके से कोन होती है, कोन शेप में ज़्यादातर ये वोल्केनोज हमको नजर आते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये रहा वो वोल्केनो, अंदर इसके मैग्मा भरा है। यही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। वो सेम मटेरियल है, बस ये बाहर निकल जाता है तो लावा बोला जाता है। और ये ऐसी रॉक की, क्योंकि ये मैग्मा निकला है, ऐसी बहुत सारी जो लेयर्स हैं वो बनी हुई हैं, और इसी लेयर को बनते बनते लेयर्स का फॉर्मेशन होते होते इस तरीके से ज्वालामुखी बन जाता है ना। इसी वजह से तो ज्वालामुखी बनता है भाई। ये जगह खाली थी, यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट, ये दोनों पीछे हटी, मैग्मा निकला, ये फैला जम गया, ये और फैला जम गया, और फैला जम गया। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ज्वालामुखी जो वोल्केनोज है इनका फॉर्मेशन होता है ना। और ये अब देखोगे इस तरीके से ऊपर ये उठता चला गया और सीधा एक इसने कोनिकल शेप ले लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजिव इरप्शन होते हैं जिसके लिए जाना जाता है, बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, और रिसेंटली भी हुआ है, जिस वजह से इस वोल्केनो के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कमचटका पेनिनसुला में है। कमचटका पेनिनसुला यूरेशिया में आने वाला एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसकी हाइट हम डिस्कस कर चुके हैं। यूरेशिया में अपने आप में सबसे टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनोज को बोलते हैं। हाईली एक्टिव है। एक्टिव वोल्केनोज वो होते हैं जिसमें मैग्मा भरा हुआ है और बार बार ये विस्फोट होते रहते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? कोनिकल शेप में है, एक स्ट्रैटो वोल्केनो है, क्योंकि टाइप पूछ लेगा तो याद रखना स्ट्रैटो वोल्केनो है ये। कमचटका पेनिनसुला की बात आती है तो कमचटका पेनिनसुला का लोकेशन भी याद रखिए, क्योंकि ज्वालामुखी कहाँ पर है ये तो आपने जान लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे कमचटका पेनिनसुला के बारे में पूछ सकता है। तो इस पेनिनसुला को हम लोगों ने अभी मैप में एग्जैक्टली देख लिया। यहाँ पर देखोगे इस पेनिनसुला के नीचे है सी ऑफ ओकोत्स्क, और इधर दूसरे साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा वो है बेरिंग सी, ठीक है। नीचे यहाँ पर देखोगे तो यह है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, कमचटका पेनिनसुला के आसपास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। सी ऑफ ओकोत्स्क इसके वेस्ट में है, नीचे देखोगे पैसिफिक ओशन है, और ईस्ट में यहाँ पर बेरिंग सी भी आपको नजर आएगा, ठीक है। ये जो कमचटका पेनिनसुला है यहाँ पर 2 मेन पहाड़ियाँ हैं, 2 मेन माउंटेन रेंजेस हैं। पहला यहाँ पर इसके बीच में जिससे गुजरता है वो है श्रीदनी रेंज, और दूसरा यहाँ पर है वोस्तोकनी रेंज, ठीक है। रशियन प्रोनाउंसिएशन काफ़ी टिपिकल होता है। अब देखोगे ये पेनिनसुला जो है कमचटका पेनिनसुला, दुनिया में ऐसे बहुत सारे पेनिनसुलाज हैं, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुला में इसको काउंट किया जाता है। अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ऊपर है, नॉर्थ पोल की साइड है, तो ठंड बहुत होती है यहाँ पर, बिल्कुल स्नोई विंटर्स होते हैं, बर्फीला जगह आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। जो समर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। अब ये कमचटका इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस पेनिनसुला में 68 एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट है। आप इमेजिन करो 68 वॉल्केनो जरी सी जगह में प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये जगह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आती है। अब ये एक और वर्ड आ गया सर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। भाई जब भी ज्वालामुखी की बात आती है तो हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को भूल थोड़ी जाएंगे। किलुआ वॉल्केनो भी यहीं पर प्रेजेंट है, माउना लोआ, इन सब में कह सकते हैं इरप्शन होता रहता है, ये अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर स्पेशली ये वाला रेंज है, ये पैसिफिक प्लेट है जो अलग अलग प्लेट से मिली हुई है। ये यूरेशियन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, नीचे एंटार्क्टिक प्लेट हो गई, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, तो उसके अलावा देखोगे बीच में पैसिफिक प्लेट है। तो ये प्लेट का ये एक जोड़ है, दूसरा जोड़ ये है, तीसरा जोड़ ये है, चौथा जोड़ ये है, पांचवा जोड़ ये है, छठा जोड़ ये है, सातवां जोड़ ये है, आठवां जोड़ ये है, नवा जोड़ ये है। इस तरीके से जोड़ बने हुए हैं। यहाँ पे प्लेट्स टकराती हैं, तो टकराती हैं तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी दोस्तों इसी रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यह रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर बहुत सारे, याद रखिएगा, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। और कमचटका पेनिनसुला, ये रहा कमचटका पेनिनसुला, ये भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ये वो रीजन है जहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। नाउ लास्ट में आप इसकी एक छोटी सी समरी लिख सकते हैं। ये छोटी सी समरी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कमचटका पेनिनसुला कहाँ पर है। ये पेनिनसुला को लेकर भी आप लोगों से एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने कवर किए हैं आज के न्यूज़पेपर से। तो सेशन होता है समाप्त। रोज़ाना सुबह 6 बजे मिल जाया करो इस सेशन में। रोज़ सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलता है, प्लीज़ इसको अटेंड किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
और फिर उसके बाद में आपका द हिंदू का लेक्चर अपलोड हो जाता है 8:30 तक। तो द हिंदू के लेक्चर को भी कवर कर लेना, दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, मतलब आप करंट अफेयर्स के होलिस्टिक एनालिसिस को कवर कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का आर्टिकल छूटने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों यहाँ पर एक पेड ग्रुप का भी इनिशिएटिव है। चाहो तो आपने एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं, अगर आप एक सीरियसली एस्पिरेंट हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक पेड ग्रुप का ऑप्शन भी है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का कंटेंट डेली बेसिस पे पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है, और ये पीडीएफ आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं या ऐसी डिजिटली भी रीड कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा, उसको देख लेना, समझ लेना, अपने आप को संतुष्ट कर लो, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर लेना। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।